हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो जैसा कि हमारे एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों में, मतलब अगर कहें तो हमारे पास एक महीने के लगभग ही समय बचा है, और उसमें भी हमें पहले जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश मतलब लैंग्वेज के पेपर है, तो उसकी तैयारी के लिए हमें 8 से 10 दिन चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें? आप देखिए, आप साल भर तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, दूसरी बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन एट ए टाइम रिवीजन के लिए हम क्या करें? तो हमारे पास बहुत सारे गेस्ट पेपर आते हैं, बहुत सारी सीरीज आती है। तो उसी में से मेरे पास एक जीनियस सीरीज के नाम से एक बुक है, और इसमें गेस्ट पेपर भी है। इनमें 3 मॉडल पेपर दिए हैं, आदर्श प्रश्न पत्र दिए हैं। तो उनके आज के जो वीडियो है उसमें हम उनके एमसीक्यूज वाले पार्ट को देखेंगे, साथ ही साथ 2024 के में जो आए क्वेश्चन पेपर में आए हैं उसके एमसीक्यूज देखेंगे, और 2023 में आए हुए एमसीक्यूज को देखेंगे। मतलब लगभग कितने पेपर के हम देखेंगे? 5 क्वेश्चन पेपर जो हैं उनके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और जैसे एमसीक्यूज में तो 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने जो स्लाइड बनाई है इसमें मैंने ज्यादा किसी किसी में ऑप्शन दिए, सभी में ऑप्शंस नहीं दिए हैं, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ में उसमें एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें। तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसमें पहला ही मेरे पास है अभ्यास प्रश्न पत्र। तो अब मैं सारी स्लाइड्स को ओपन करता हूं, और जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है जीनियस सीरीज गेस्ट पेपर, और ये मैंने एक फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर निकाला है, फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर या अभ्यास प्रश्न पत्र निकाला है। तो इसका ही एमसीक्यू देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है एमसीक्यू, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत का नियम का पालन करते हुए, या आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत वाला जो सूत्र है उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो वैसे आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो आंसर आएगा हमारा ये होना चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है, हल करता हूं मैं। हल, आवेश के क्वांटीकरण से क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। कौन सा सूत्र होता है? Q इज इक्वल टू एन ई, जिसमें एन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। Q क्या होता है? जो आपको एक आवेश दिया है किसी वस्तु पर वो होता है, और एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यही सूत्र हमें पूरा हेल्प करेगा। जैसा कि आपको Q का मान कितना दिया है? 1 कूलॉम। एन आपको क्या करना है? निकालना है, तो एन को एन ही लिखा। और ई का मान आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको भाग में लाओगे तो ये भाग में लाओगे तो ये 1.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आ जाएगा, और ये एन हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे आप ऊपर ले जाकर, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा। तो बताओ, जब कोई वस्तु 1 कूलम आवेश से आवेशित हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर मैं आप ये बुक में पढ़ता हूं तो देखिए ऑप्शन इसमें दिए हैं 5.48 इंटू 10 पावर 29। क्या हमारा आंसर आ रहा है? क्या नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया 6.25 इंटू 10 रेज पावर 18, मतलब इसमें बी ऑप्शन हमारा दिया है। तो आंसर क्या आ गया? 6.25। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। जब हम चालक की बात करते हैं, चालक में बात करते हैं तो धातु की बात करते हैं। यहां चालक में किसकी बात कर रहे हैं? धातु की। तो धातु में इलेक्ट्रॉन से धारा प्रवाहित नहीं होती है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन से धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हमारे मेन ऑप्शन में अगर ये 4 जो ऑप्शन है उसमें अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो आप जरूर लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों से। किससे होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों से। और अगर इसको ज्यादा अच्छे से कहें तो धातु भी लिख सकते हैं वो। तो धातु में धारा का प्रवाह किससे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होता है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो एक बार देखते हैं। अणुओं का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, धनायनों का और धनावेशों का। तो अभी मैंने आपको ऑप्शन बता ही दिया है। इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉनों से। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। देखिए, जब अगर आवेश स्थिर रहता है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जब आवेश गतिशील होता है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ये याद रखिएगा, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या लिखेंगे?
विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम ई लिखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। अगर मैं ऑप्शन इसमें पढ़ूं तो देखिए बच्चों क्या है, केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन सही आ रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम आधारित है, तो लेंज का नियम जो आधारित होता है वो आपका कौन से नियम पर आधारित होता है, तो ये होता है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। किस पर होता है, देखो पहले पढ़ लेते हैं। आवेश संरक्षण नियम पर, संवेग संरक्षण नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर या ऊर्जा संरक्षण नियम पर। तो लेंज का नियम किस पर होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या बताता है, दिशा बताने के लिए होता है। जो आवेश उत्पन्न होता है उसकी दिशा बताने के लिए, लेकिन ये आवेश बनता कहां से है, तो ये गतिज ऊर्जा से बनता है। किससे बनता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जब हम चुंबक को मूवमेंट करवाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा बनेगी, विद्युत ऊर्जा। तो मतलब एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित होना कौन सा संरक्षण का नियम कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण। तो आप इसमें लिख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, या हम कहें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। सो दिस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ई नॉट बी नॉट लिख सकते हैं, राइट। और इसको आप लिख सकते हैं 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एयर और वैक्यूम। वायु या निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। इस सूत्र में भी हो सकता है, इसमें भी होता है और इसमें भी। अब इसमें देखते हैं हमारी बुक में कौन सा लिखा है। तो बच्चों इसमें लिखा है C बराबर 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो डेफिनेटली हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। आ रहा है होगा आपको समझ में, ओके वेरी गुड। अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, ये लीजिएगा, स्लाइड चेंज कर देता हूं। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, भाई इसको हम बोलते हैं विवर्तन। क्या कहेंगे हम, विवर्तन। दिस इज नॉन एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मींस व्हाट, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन शार्प एजेस ऑब्जेक्ट एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द शैडो रीजन। तो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, ये वेव ऑप्टिक्स का फिनोमिनन है और इसको हम क्या बोलेंगे, विवर्तन। हिंदी वाले इसको क्या लिख सकते हैं, विवर्तन, और इंग्लिश वाले अगर इसको लिखेंगे तो डिफ्रैक्शन। लेकिन आपका इंग्लिश में पूरा पॉइंट लिखना समझ में आना चाहिए, है ना। तो विवर्तन कहते हैं। अब हम आते हैं सेकंड अभ्यास प्रश्न पत्र पर आ गए हैं। ये पहले के मैंने एमसीक्यूज बताए हैं, इसमें जो सीरीज थी उसका पहला पेपर था, उसका एमसीक्यूज बता दिए हैं और ऑप्शंस भी मैं इसमें से रीड करूंगा, लेकिन इसमें सारे आंसर्स आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। अब दूसरे अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है, एमसीक्यूज ही है, सारे एमसीक्यूज ही देखेंगे। तो अगर मैं इसके देखूं तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। तो त्वरित आवेश मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज, त्वरित आवेश मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज। तो एक्सेलरेटेड चार्ज हमें विद्युत चुंबकीय तरंग देता है या कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देता है। तो यहां पर मेरे लिए ऑप्शन क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या देगा बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर मैं यहां पर इसके ऑप्शन पढ़ूं तो क्या है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, दोनों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ना चुंबकीय क्षेत्र ना ही विद्युत क्षेत्र। तो एक्चुअल में त्वरित आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों देता है, और दोनों के मिलने से जो तरंग बनती है वो कौन सी बनती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हमारा इसमें अगर डायरेक्ट वो विद्युत चुंबकीय तरंग देते तो वो लिखते, लेकिन इन्होंने दिया है दोनों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से मिलकर क्या बनती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। बी वाले पार्ट में जाते हैं। अभी अभी हमने इसको पढ़ा है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। व्हाट विल कॉल, विवर्तन, जिसको डिफ्रेक्शन कहते हैं। बिना वायस,
बिना बायस पीएन संधि से होल पी क्षेत्र में एन क्षेत्र की ओर विस्तृत होता है, क्योंकि अब इसके मैंने चारों ऑप्शन लिखे हैं क्योंकि इसमें कोई से भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो एन क्षेत्र से मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें आकर्षित करते हैं। दूसरा, ये विभवांतर के कारण संधि के पार गति करते हैं। पी क्षेत्र में होल सांद्रता एन क्षेत्र की सांद्रता से अधिक होती है। डेफिनेटली ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन सही है बच्चों, इसलिए हमारे पास सही ऑप्शन क्या आएगा, उपरोक्त सभी। अगर मैं इसमें ऑप्शन नहीं लिखता या डायरेक्ट में उपरोक्त सभी बोलता तो फिर कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये तीनों पॉइंट इसमें वैलिड हो रहे हैं। तो बिना बायस का मतलब क्या होता है, बायस का मतलब होता है आप एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये बोल रहा है बिना बायस, मतलब आप बिना कोई बैटरी लगाए हुए अगर आप पी डायोड या पी सेमीकंडक्टर और एन सेमीकंडक्टर को अर्धचालक को जोड़ते हैं तो क्या कारण है कि उसमें पी से एन की तरफ होल जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तीनों ऑप्शन हैं आपके पास, सेकेंड एंड थर्ड। डी में देखते हैं, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति प्रकट करती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये वेव ऑप्टिक्स मतलब वेव नेचर को बताता है, ये भी वेव नेचर को बताता है और ये भी वेव नेचर को बताता है। वेव मतलब तरंग प्रकृति को बताता है, लेकिन हमें तरंग प्रकृति का नहीं पूछा है, इसमें किसका पूछा है, कण प्रकृति का। तो कण प्रकृति की बात करेंगे तो आइंस्टीन ने जो दिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो किससे संबंधित है, वो प्रकाश के कण प्रकृति से संबंधित है। आई होप आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी इसके भी दो क्वेश्चन और बचे हैं। न्यूनतम आवेश है, न्यूनतम आवेश है, इसमें भी मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं। अब 1 कूलॉम, 1 स्थिर कूलॉम, 1 माइक्रो कूलॉम और 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। सबसे कम आवेश जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वही होता है, और उसी को ही हम एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। अगर ऋणात्मक आप इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हैं तो माइनस लगा दो, और अगर प्रोटॉन के लिए बोल रहे हैं तो उसी को क्या कर दो, धन लगा दो। बट वैल्यू कितनी होगी तो आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। यही है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। एफ वाला देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब जिसको हम दूसरे टर्म्स में बोलते हैं प्रतिरोधकता, क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो होता है ओम मीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, ओम मीटर। क्या बोलेंगे, ओम मीटर। अब ये जो हमने जो पढ़े हैं इनके ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। एक का तो ऑप्शन लिखा था ये वाले क्वेश्चन का, ओम, ओम इनवर्स, ओम मीटर, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने एक बच्चे से भी पूछा था तो वो बता रहा था ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो बच्चा ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स भी होता है, लेकिन वो किसका नहीं होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का नहीं होता है। वो किसका होता है, विशिष्ट चालकता का होता है। किसका होता है, याद रखिएगा, है ना। ओके, तो 2 अभ्यास प्रश्न पत्र हो गए। तीसरा अभ्यास प्रश्न पत्र पर हम आते हैं। ये प्रैक्टिस पेपर 3 के एमसीक्यूज वाले ही क्वेश्चन देख रहे हैं हम सारे। तो ये एमसीक्यूज वाला ही फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है। तो बच्चों आवेश समान होता है। जब श्रेणी क्रम में आप संधारित्र को जोड़ते हो, प्रतिरोध को जोड़ते हो, तो प्रतिरोध में धारा समान होती है और संधारित्र में आवेश समान होता है। लेकिन अगर इसी को बोलते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या समान रहेगा, तो समांतर क्रम में होता है विभवांतर समान। लेकिन यहां पर श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं तो मेरा उत्तर क्या होना चाहिए, आवेश समान होता है। कौन समान रहेगा इसमें, जब 2 संधारित्रों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसमें क्या समान रहेगा, आवेश। चलो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं अगर इसमें ऑप्शन पढ़ूं तो आवेश लेते हैं, है ना। चलो देखते हैं, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है। जब आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश एक जैसा होता है, एक समान होता है, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव एक समान होता है। लेकिन यहां पर बोल किसका रहा है बच्चों, श्रेणी क्रम में किसको जोड़ रहे हैं,
संधारित्र को जोड़ रहे हैं तो कौन समान रहेगा, तो आप याद रखिएंगे आवेश समान रहेगा। उसके बाद में बी वाले क्वेश्चन पर आते हैं, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की है, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने की थी, साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने की थी। उसके बाद में सी वाले में देखते हैं, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद में कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है, तो ये होती है अवरक्त तरंगे, अवरक्त विकिरण भी कह सकते हैं, IR भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, IR। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट ईयर में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिए इसमें कौन सी होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तरंग सदिश को हम K से लिखते हैं और K होता है 2 पाई बाय लेमडा। क्या होता है, K इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। अगर मैं इसमें ऑप्शन की बात करूं तो क्या ऑप्शन दिया देख लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा और C इज इक्वल टू लेमडा बाय टी और K इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। तो कौन सा है बेटा, ये वाला हमारा ऑप्शन है। इसको क्या बोलते हैं हम, तरंग सदिश। क्या बोलेंगे, तरंग सदिश। तो तरंग सदिश के लिए क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय लेमडा। यहां पर क्या है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसके लिए तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ जिसको आप कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो वैसे तो ऑप्शन इसमें हमारे पास बहुत सारे आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि डब्ल्यू स्मिथ ने, आइंस्टीन ने, हर्ट्ज ने और मार्कोनी ने, ठीक है, या इसके रिलेटेड किसने किया है, तो अगर खोज की बात करें या इसकी गणितीय व्याख्या की बात करें तो किसने की थी, आइंस्टीन ने। ठीक है ना, किसने की थी, आइंस्टीन ने। लेकिन अगर सबसे पहले इसके परीक्षण की बात करें या सबसे पहले इसको किया था किसने, तो वो हर्ट्ज भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम बात करें कि इसकी गणितीय व्याख्या या अच्छे तरीके से किसने एक्सप्लेन किया था, तो आप कहेंगे आइंस्टीन ने, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जो बोर्ड पेपर 2024 में, मतलब लास्ट ईयर का जो था, इसके भी एमसीक्यूज हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 जो है वही हम कवर करेंगे। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत ध्रुवण आघूर्ण कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन। क्या कहलाता है ये, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को P बोलते हैं और P वेक्टर अपॉन V होता है, तो इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन या क्या कहते हैं, ध्रुवण। ये है आपका क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये क्या है, आयतन। तो उन दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। इसके बाद किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हर बार पूछ लिया जाता है। आपके आई थिंक क्वार्टरली एग्जामिनेशन में भी पूछा गया हो, एमपी बोर्ड में, आपके हाफ ईयरली में भी पूछा गया है। तो डेफिनेटली ये किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ पर, पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पर डिपेंड करता है ये, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। और हिंदी में लिखे तो पदार्थ पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ना तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना ही ये लंबाई पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है, हाँ एक चीज पर वो निर्भर करता है, किस पर, ताप पर। लेकिन यहां ताप वाला ऑप्शन नहीं दिया है। यहां पर जो अगर मैं बोलूं तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तार का पदार्थ, तो डेफिनेटली तार का पदार्थ ही है, और तार का व्यास, तार की लंबाई, तार का द्रव्यमान, तो ये तीनों पर तो करता ही नहीं। तो क्या जाएगा बच्चों, पदार्थ की प्रकृति या तार के पदार्थ पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी, अभी हमने बात की। आप बताओगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। अभी इससे पहले वाले उसमें हमने कर चुके हैं। 1H3 2He3 परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं, हमने पढ़े होंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। तो इसमें आप ये वाला नंबर देखिए, ये भी 1 है लेकिन ये 2 है। अगर ये अलग अलग होते हैं और ये दोनों के क्या है, सेम है, तो इनको हम बोलते हैं संभारिक। क्या बोलेंगे इनको हम, संभारिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संभारिक। अभी एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपको अगर कुछ समझना हो इसमें तो आप बोलेंगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं एमसीक्यूज कर रहा हूं, और वो भी कौन से एमसीक्यूज में भी जो आपके सैंपल पेपर में है और लास्ट 2 इयर्स में जो एमसीक्यूज आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी का जो आंसर है वो क्या होगा, संभारिक। संभारिक को कैसे हम बोल सकते हैं, ये परमाणु क्रमांक दोनों का क्या हो, अलग अलग हो, और ये जो ए या द्रव्यमान संख्या जो क्या हो, दोनों की समान हो।
तो ऐसे को हम ये किसका उदाहरण मानते हैं? संभारिक कहते हैं, हम इनको संभारिक न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर ऑप्शन लिखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? संभारिक। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। पीएन संधि डायोड की अक्षय परत में होते हैं। भाई इसमें उदासीन आयन होते हैं, निश्चल आयन होते हैं, न्यूट्रल आयन होते हैं, मतलब उनमें कोई भी गति नहीं होती है, उनमें कोई भी गति नहीं होती है। तो इनमें कैसे आयन होते हैं? जैसे मैं अगर ऑप्शन को अगर देखूं यहां पर, तो निश्चल आयन लिखा है। क्या लिखा है? निश्चल आयन, मतलब इनमें कोई भी गति नहीं होती है। अब 2023 जो लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसके एमसीक्यूज भी देख लेते तो हमारे 5 साल के आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। मतलब 5 साल से मेरा कहने का मतलब ये 2 साल के पेपर के 2024 और 2023 के, और 3 जो इसमें सैंपल पेपर दिए हैं उसके भी एमसीक्यूज हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपके फिलअप्स वाले सारे पांचों के पांचों पेपर के कवर करूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 2023 के पेपर का। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? वैसे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन धारा घनत्व के बारे में जाने तो ये एक सदिश राशि होती है, और ये धारा और क्षेत्रफल का क्या होता है? रेशियो होता है। तो आपको पता है धारा के लिए क्या लिखेंगे? एम्पियर। धारा के क्या लिखेंगे? एम्पियर। और ये नीचे क्या है? क्षेत्रफल। और ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर टू द पावर -2। तो क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर टू द पावर -2, या एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, अच्छा ये वाला इसमें नहीं दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन होंगे तो आप ये ध्यान रखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर एम्पियर मीटर टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं इसको। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर होता है। देखो बच्चों, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कल के मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें टिप्स दी थी आपको एग्जामिनेशन से संबंधित, उसमें एक टिप आपको याद रखना है। वो टिप क्या थी? वो ये टिप थी कि आप किसी भी क्वेश्चन पेपर में का आंसर देने में जल्दबाजी ना करें। पहले समझे आप क्या होता है, आपने पढ़ा, पूरा साल भर पढ़ते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, अरे वाह ये आ गया तो इसका आंसर लिख दूं। अरे भाई पहले क्वेश्चन तो समझो, हो सकता है आपको उसका आंसर आता हो, लेकिन आपने क्वेश्चन को ही नहीं समझा तो गलत लिख सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो फिर से पढ़ते हैं। शुद्ध संधारित्र, ये ध्यान रखो, शुद्ध संधारित्र और धारा के मध्य में कलांतर कितना होता है? तो बच्चों ये कलांतर होता है π/2, 90 डिग्री। अगर ये शुद्ध क्या होता? शुद्ध प्रतिरोध होता तो ये 0 हो जाता। कितना हो जाता है? 0। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूछा किसके बारे में गया है। आगे बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जिसको हम बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि कहां पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है बच्चों। कहां पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो जर्मेनियम जो अर्धचालक होता है, इसमें जो फोरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको एक तो पता है कि भाई अगर अर्धचालक है तो उसका जो फोरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है, लेकिन पर्टिकुलर अर्धचालक के लिए पूछ लिया, तो आपको याद रखना है अर्धचालक का कितना होता है। अर्धचालक में भी जर्मेनियम का कितना होता है? 0.72। किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है? तो दिष्टकारी के रूप में हमने एक ही एप्लीकेशन पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में है, और वो क्या था हमारा? डायोड। क्या था? डायोड। तो जो डायोड जो होता है, पीएन जंक्शन डायोड कह दीजिएगा उसको, या पीएन संधि डायोड कह दीजिए, या अर्धचालक डायोड कह दीजिए, वही आपका किसके फॉर्म में यूज होता है? दिष्टकारी के रूप में होता है। ये आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में भी होता है, और ये अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में भी होता है। दिष्टकारी आपको पता ही है, दिष्टकारी क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दे, ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। और टॉपिक पर अगर आपको डाउट है बच्चों, जरूर आप मुझसे टॉपिक पूछिए, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अविदृश्यक की फोकस दूरी से, इसका वैसे मैंने क्वेश्चन बनाया है, लेकिन मेरे पास अगर मैं कहूं कि इसको एक टेलीस्कोप भी था, अभी मुझे हाँ ये टेलीस्कोप दिख गया है। ये क्वेश्चन का मैं आपको इसकी हेल्प से बताऊं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये एक प्रकार से टेलीस्कोप ही है बच्चों। क्या है ये? टेलीस्कोप। ये वस्तु की तरफ होता है तो इसको बोलते हैं अविदृश्यक। क्या बोलते हैं? अविदृश्यक। जो आंख के पास होता है इसको हम बोलेंगे नेत्रिका।
तो ये जो नेत्रिका जो होती है इसकी फोकस दूरी हमें इतनी ही कवर करनी होती है, तो डेफिनेटली ये फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और ये हम अनंत की वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं, तो इसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर उन्होंने घुमाकर पूछ लिया तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं नेत्रिका की फोकस दूरी हमेशा किससे कम होनी चाहिए, अभिदृश्यक से कम होनी चाहिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक लास्ट वाला पार्ट वो देख लेते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.68 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। ये याद रखिए, अगर मास ऑफ प्रोटॉन पूछे, मतलब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछे, तो वो भी लगभग समान ही होता है -27 केजी। और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वैसे तो अभी के लिए हमें ये किसकी बात कर रहे थे हम, न्यूट्रॉन की, तो यहां पर एन लगाइएगा, क्या लगाइए, एन। एन मतलब न्यूट्रॉन के लिए हो गए, पी मतलब प्रोटॉन, और यहां पर ई की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। आई होप ये जो मेरी सीरीज हम कर रहे हैं, इसमें आप जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर फिर भी आपको नहीं आए हो समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स के में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।